बहुत इम्पोर्टेंट क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की, और कल टेस्ट है भाई। टेस्ट पे फोकस कीजिएगा, याद करें और टेस्ट दें। नोट्स आप सेंटर से ले सकते हैं, और टेस्ट आप तीन तीन बजे के करीब आप टेस्ट दें। मैं पेपर जब सेंड करूंगा आप टेस्ट उस वक्त दें, और फिर सेंटर में कोशिश करें कि कल की डेट में सबमिट करा दें। अगर ना हो सके तो फिर आप ऑब्वियसली बाद में करा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि टेस्ट का, देखिए ऑनलाइन टेस्ट का क्राइटेरिया ये होता है बेटा कि आपको जो टाइम दिया जा रहा है, फर्स्ट क्लास 3 बजे आपसे कहा जाएगा टेस्ट है, तो तकरीबन 245 पर 250 पर पेपर आप को आप भेजा जाएगा। 3 बजे आप टेस्ट शुरू करें, और होना तो ही चाहिए कि 3 से 3:45 टेस्ट होगा, और फिर आपने 4:30 तक एटलीस्ट, यानी ये 45 मिनट के अंदर अंदर आपको सेंटर में कॉपी सबमिट करानी है, या 1 आवर के अंदर। तो ये इसके माने कि आपने प्रॉपर टेस्ट किया। लेकिन अगर आप एक दिन के बाद जमा करा दे तो टेस्ट की क्रेडिबिलिटी इतनी बेहतर नहीं रहती। लेकिन बहरहाल हमें आप पर ट्रस्ट है, आप जो टेस्ट करें वो बगैर देखे करें, समझ के करें, ताकि प्रॉब्लम हो तो आप शेयर करें, ताकि इससे आपको आसानी होगी। अच्छा, कल हमने डिस्कशन की थी बेटा, कल हमने हमारा टॉपिक वही चल रहा आइडेंटिफिकेशन का। कल हमने ये बात डिस्कस किया था कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर गिवन होते हैं। तो एटॉमिक नंबर अगर तुम्हें दिए जाएंगे तो उस एटॉमिक नंबर से तुम किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे उसका पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक। आई होप डेट कि आपकी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा मैं आपको, ये तो ये हमने बताया था आपको शेल और सब शेल और उसके अंदर की कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद फिर सब शेल की जो पिक्चर आपको बताई थी, थोड़ा सा आप देखते चले जाएं। और ये फिर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैंने आपको ये बात कही थी, ये थोड़ा सा मैं इसको पिछला दिखा दूँ आपको, ताकि आप इसको देख सकें कि अगर आप, सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है बेटा, सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जो है वो पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के लिए, अब गौर से सुनिएगा, जिन्होंने नहीं लिखा वो फिर से वो लिख लें कि आपको एटॉमिक नंबर गिवन होगा। गौर से सुनना है बेटा, एटॉमिक नंबर तुम्हें दिया जाएगा, और तुम्हें उस एटॉमिक नंबर के लिहाज से ये बताना है कि जो एटॉमिक नंबर गिवन है उस एलिमेंट का ताल्लुक किस पीरियड से है, किस ग्रुप से है, किस ब्लॉक से है। सबसे पहला काम तुम्हें करना क्या है कि तुम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, एटॉमिक नंबर तुम्हें गिवन होगी। कॉन्फ़िगरेशन में बार बार आपको समझा चुका हूँ, और आई थिंक आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। एक चार्ट मैंने बनवाया था, उस चार्ट से आप देख सकते हैं, और इसके अलावा वो एक सीक्वेंस चार्ट को आप फ्लो में चार्ट को ब्रेक कर दें, उस लिहाज से आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चार्ट याद रखते हैं तो जब भी मसला हो जाएगा, फिर भी किसी को प्रॉब्लम है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लें, ज्यादा मसला है तो आप जो है वो सेंटर आकर डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन सेंटर आने से पहले आप टाइम जरूर पूछिएगा, कि समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं लेट आता हूँ या शायद मैं कभी नहीं आता, तो आप मुझसे टाइम जरूर पूछ लीजिएगा ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इस वक्त आपकी पढ़ाई पीक पर अब आ जानी चाहिए, बिकॉज देखिए मैं फिर बता रहा हूँ बेटा आप लोगों को कि जो फिजिकल क्लासेस हैं इनका नहीं पता कब से होंगी। 15 सितंबर डेट दे दी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 15 सितंबर से होगा। वो डिपेंड करेगा, क्योंकि छोटे स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, एज कम होती है, तो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बड़ा वीक होता है, इसलिए वजह से स्कूल कॉलेज के अंदर ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। मेरी अपनी जाती राय, अल्लाह करे खुल जाए 15 सितंबर से, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये नवंबर या दिसंबर तक ये बात जाएगी। लेकिन आपके एग्जाम जो है ना वो हो जाएंगे अपने टाइम पर, शायद 15-20 दिन का इजाफा होकर टाइम पे एग्जाम हो जाएंगे। तो आप अपनी पूरी प्रिपरेशन करें, अब फिजिकल क्लासेस का वेट ना करें। हम तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, आप याद करें। टेस्ट भी हमने ऑर्गेनाइज कर दिया है, आप टेस्ट जो है वो देते रहें ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो। तो आपने चार्ट से कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करनी है बेटा। उस कॉन्फ़िगर आप फिर सुन लें, क्योंकि हमें आज डीप पढ़ना है, उसका साथ हम एक एमसीक्यूज पढ़ेंगे, जो एमसीक्यूज तकरीबन हर साल एग्जाम में आती है। आप देखेंगे आपने एक्चुअली जो सेकेंड ईयर में आज जो चीजें हैं, सेकेंड ईयर कॉन्सेप्शनल क्लास है। सेकेंड ईयर की बुक पढ़ना और बुक को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं। वो तो आप देखें कि हम उसको बहुत ईजियर वे में, बहुत इजी करके आपको हम प्रेजेंटेशन की शक्ल में पढ़ा रहे हैं।
या बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो उसको बहुत ज्यादा इजी वे में पढ़ाते हैं। कभी अगर आप बुक रीडिंग करने बैठेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि क्या कुछ लिखा है। बुक जो है वो उसमें इतनी सारी बातें, लेकिन आप समझ लें कि एक एक लाइन में उन्होंने 10 बातें मिलाकर, आप समझ लें कि बुक जो है ना बेसिकली वो केमिस्ट्री की शायरी है। जिस तरह आप कोई शेर गजल पढ़ते हैं ना किसी शायर की, तो उस गजल के अंदर जो एक मिसरा होता है, उसमें जो एक लफ्ज होता है, उसमें बहुत सारे मायने छुपे हुए होते हैं। एक शेर की आप तशरी, एक शेर 2 लाइनों का शेर आप 10 लाइन उसकी तशरी कर रहे हैं। तो इसी तरह जो केमिस्ट्री की बुक तुम्हारी बनाई गई है वो अशार की शक्ल में, यानी उसके अंदर एक एक पॉइंट सिर्फ बता दिया गया, बाकी आगे चले गए। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि एक सवाल एग्जाम में आया कि केमिस्ट जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है उसकी मॉडिफिकेशन बताएं क्या होती है। अब पूरे चैप्टर में कहीं भी मॉडिफिकेशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया मेंडलीव का। मैंने आपको क्लास में बात समझाई थी कि मेंडलीव की मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे। अगर आपको याद हो, मॉडिफिकेशंस के माने क्या है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद जब मोस्ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रपोज किया तो उसके बाद मेंडलीव की जो करेक्शन है उसे हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या आइसोटोप्स एटॉमिक नंबर के लिहाज से, आइसोटोप्स एटॉमिक नंबर के लिहाज से एडजस्ट हो गए, लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स को जो सेपरेट कर दिया गया, एटॉमिक नंबर के लिहाज से गोल्ड और एल्कली मेटल सेपरेट हो गए। बुक में इसका कहीं जिक्र नहीं कि एक दफा ये सवाल इम्तिहान में 2 दफा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इसका आंसर मैं आपको लिखकर जो है वो पेज पे डाल दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, क्योंकि इसका आंसर शायद नोट्स में मौजूद हो, लेकिन मैंने क्लास स्लाइड इसकी नहीं बनाई थी, आपको समझा मैंने दिया था, लिहाजा आप इसकी मैं स्लाइड या नोट्स की शक्ल में आपको मिल जाएंगे। तो बुक में नहीं, तो बुक आपकी बहुत ही खौफनाक किस्म की बुक है। जो बताने का मकसद ये है बेटा, पढ़ना पढ़ाना मुश्किल है, हम जब पढ़ाते हैं तो हम आपके लेवल पर आकर बहुत इजी होकर उसको कोशिश करते हैं हंसते मुस्कुराते आपको पढ़ा दिया जाए। और इसीलिए आप देखें हमने प्रेजेंटेशन की जो है ना, कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि कलर्स का बड़ा इम्पैक्ट होता है, ये साइकोलॉजिकल आपको बता रहा हूँ कि आप कलरफुल बुक पढ़ेंगे, ऑक्सफोर्ड की किताबें पढ़ें, आपको बड़ा मजा आता है, अच्छी लगती है। हमारी पढ़े वो ब्लैक एंड व्हाइट चल रही होती है, पुराने जमाने का टेलीविजन। तो ये दैट इज द डिफरेंस, लिहाजा इन चीजों का हम ख्याल रखते हैं। और आप देख सकते हैं कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्पेशली आप देखिएगा कि आपको कलरफुल चीजों से अंदाजा होता है कि हम बिहाइंड कितनी मेहनत कर रहे हैं। मकसद कहने का ये है, मकसद कहने का ये है कि एक्चुअली बुक जो है वो काफी मुश्किल है। पढ़ाना बहरहाल मुश्किल काम है, पढ़ना भी मुश्किल काम है, लेकिन हम उसको बहुत इजी वे में करवा देते हैं। लेकिन अब मेरी बात गौर से सुनना, लेकिन दूसरे एंड पर तुम्हें आसानी क्या है, जो पेपर आता है वो बड़ा टेक्निकल आता है। अगर आप इस टेक्निकलिटीज को समझ गए कि किस टेक्निक से पेपर बनता है, तुम्हें पेपर करने में आसानी होगी और पूरे 85 में से 85 मार्क्स आ जाएंगे, आ सकते हैं, आए हुए हैं। ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, ये आ चुके हैं बच्चों के, मतलब एक ही ग्रुप में 10 बच्चों के 80 से लेकर 84 और 85 मार्क्स तक आए। समझ में आ रही बात बेटा? लिहाजा ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, आपके जन में खौफ बैठ जाता। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं ना, इसको बहुत अच्छी तरह समझिएगा। देखिए, केमिस्ट्री की बुक आप पढ़ेंगे मुश्किल है, पढ़ाते वक्त आपको चीजें आसान लगती है, बाद में आप भूल जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि आप डिस्कस नहीं करते, आप साथ साथ पढ़ते नहीं है। लेकिन जो पेपर बनता है ना बेटा, वो पेपर ऐसा होता है कि उसमें कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ये सवाल जो आप पढ़ रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। सेक्शन बी में, इनऑर्गेनिक सेक्शन में 5 तुम्हारे पास जो है वो 8 पार्ट्स आते हैं, और 8 में से तुम्हें 5 अटेम्प्ट करते हो। तो गौर से मेरी बात सुनिएगा, 5 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 से लेकर 5। सेक्शन बी जो बनेगा इनऑर्गेनिक सेक्शन का, 8 पार्ट्स आएंगे, 5 करने होंगे 5 चैप्टर्स में से। बड़े क्वेश्चंस भी आपको करने, बड़े क्वेश्चंस भी आपको करने, लेकिन आप इसकी टेक्निक्स जरा देखिएगा, इसकी टेक्निक जरा आप देखिएगा कि आपके पास 8 में से 5 पार्ट्स आते हैं। इन 5 पार्ट्स में से एक सवाल आइडेंटिफिकेशन का होगा ऑफ ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप, एक सवाल आइडेंटिफिकेशन का होगा। इसके साथ हो सकता है ऐड कर दें वो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, वो आपको मैं अलग से बताऊंगा, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर दें। सही है, बल्कि आपको मैं स्लाइड दिखा चुका हूं। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर दें तो एक सवाल इसमें आप देखें
आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है, इसके बाद हाईएस्ट कोफिशिएंट पीरियड हो जाएगा, और इसके बाद जनाब क्या होगा कि जो लास्ट सब ऑर्बिटल है वो ब्लॉक हो जाएगा, और ग्रुप आप यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन हो गया बेटा, एक पार्ट ये बन गया, 5 तुम्हें अटेम्प्ट करने, एक ही आ गया, सही है। इसके बाद आ जाए एक सवाल कंपलसरी, कंपलसरी बनता है चैप्टर नंबर 5 में, हम पढ़ेंगे IUPAC नेम। इसमें आपको कंपाउंड दिया जाएगा, उस कंपाउंड का नाम लिखना है, मेथड याद कर लोगे। कुछ चीजें मुश्किल भी अगर है लेकिन तुम्हें पता है कि कंपलसरी आएंगी तो उसको आपने याद करना है। तो 2 पार्ट्स ही हो गए, उसके बगैर पेपर नहीं बनेगा। तो एक ये पार्ट आ गया, एक पार्ट IUPAC का आ गया, 5 तुम्हें करने, 3 हो गए, 4 मिनट के पार्ट है बेटा ये। एक सवाल जो है वो आता है लाजमी तौर पर साइंटिफिक रीजन का। एक सवाल बहुत गौर से सुनना बेटा, मैं आज आपको जो चीजें एक्सपोज कर रहा हूं ना, इससे तुम्हारी टेंशन 70% बिल्कुल रिलीज हो जाएगी आज। तो खाली आके 5 ईयर देखना। एक सवाल आएगा IUPAC ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, आप सिर्फ 5 ईयर कंसल्ट कर लो, पढ़ा हुआ नहीं है। क्वेश्चन देखो, IUPAC ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, इस तरह से, इस तरीके से उसके अंदर आपको क्वेश्चन नजर आएंगे। इस तरीके से उसमें तुम्हें क्वेश्चन, जैसे ये लिखा हुआ है K4 और जनाब ये FE और CN और यहाँ पर 6, इस तरह से उसमें तुम्हें क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन नजर आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें नजर आएंगे, ये देख लीजिएगा। तो एक तो ये सवाल आता है, 2 हो गए। तीसरा जो सवाल लाजमी तौर पर बनता है, लाजमी तौर पर बनता है ना बेटा, वो है साइंटिफिक रीजन। फर्स्ट ईयर में आपको मना कर रहा था मैं, लेकिन यहां मैं कह रहा हूं कर लो, ताकि आप जो है टेक्निकली पेपर अटेम्प्ट कर सकें। चैप्टर नंबर 3 में साइंटिफिक रीजन आएंगी, चैप्टर 3 से आती हैं, 1-2 चैप्टर 5 से आती हैं, 2-3 चैप्टर नंबर 4 से आती हैं। तो मिल मिलाकर तकरीबन 20-22 के करीब साइंटिफिक रीजन है, उन्हीं में से आएंगी। तो अगर तुमने साइंटिफिक रीजंस कर लिया, ये वाला सवाल जो IUPAC वाला है ये सॉल्व कर लिया, और जो हम पढ़ रहे हैं आइडेंटिफिकेशन, ये पक्का कर लिया, पक्का कर लिया। कितने पार्ट्स हो गए? 3 पार्ट्स। ये कंपलसरी, तुम अभी क्लास के बाद 5 ईयर निकालना और चेक कर लेना। कंपलसरी कितने पार्ट्स हो गए? ये 3 पार्ट्स। अब कितने पार्ट्स बचे तुम्हारे पास? 2 पार्ट्स। तो बाकी जो 5 चैप्टर्स हैं उनमें से 2 पार्ट्स पढ़ने हैं, उसके लिहाज से आप प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन जो आप ये करेंगे, अगर इनमें से कोई आगे पीछे हो गया तो मसला है, लिहाजा आप इसकी वजह से आप जो हैं वो बाकी क्वेश्चंस याद करते हैं ताकि चॉइस तुम्हारे पास हो। और अगर जो तुमने ये साइंटिफिक रीजन जो तुमने याद की वो आ गई, आइडेंटिफिकेशन आपको पक्का आता है, IUPAC पक्की आती है, आपके 3 पार्ट्स तो फटाफट हो गए बेटा, 15 मिनट में हो जाएंगे ये, 15 मिनट में 3 पार्ट्स। बाकी कितने बच गए? 2। तो आप उसमें बड़े वाले सवाल जो होते हैं जिसमें डायग्राम भी है और ये भी, वो आप चूज करें, खूबसूरत सी डायग्राम बनाएं ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकें। इसी तरह ऑर्गेनिक सेक्शन में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो बताएंगे। तो 3 पार्ट्स। आज का होमवर्क सिर्फ ये है कि आप घर पे जब क्लास ऑफ हो जाए तो आप जनाब सिर्फ ने क्या करना है आपने बेटा, कि आपने ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया आपने 5 ईयर में चेक कर लेना है, बस, नथिंग एल्स। तो आपको अंदाजा हो जाएगा और बहुत आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो जनाब आपने पहले कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करनी है बेटा, इसके बाद आखिरी सब शेल जो है वो अब ब्लॉक हो जाएगा, हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? पीरियड, और इसके साथ जो ग्रुप आप यहाँ से पहचान लेंगे। ये बातें हमने कल जो है वो डिस्कस कर ली थी, ये कुछ चीजें आपको मैंने बता दी थी, यहां तक तो हमने कल पढ़ लिया था। अब एक्चुअली जो हमें डिस्कशन करनी है वो हमें पढ़नी है अब डी ब्लॉक। हमने एस और पी कल पढ़ लिया था, और आई होप डेट कि आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, प्रैक्टिस कर ली होगी। अब हम आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। डी ब्लॉक के लिए तरीकेकार वही है, तरीकेकार वही है कि आपने करना क्या है, आपने तरीकेकार वही है बेटा कि आपने करना क्या है, आपने करना क्या है बेटा, कि सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे, सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे कि आप ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला काम कि आप ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उस कॉन्फ़िगरेशन का जो आखिरी सब शेल होगा वो ब्लॉक होगा। उस कॉन्फ़िगरेशन की जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट जो है वो क्या हो जाएगा? वो पीरियड हो जाएगा। और ग्रुप आप ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये मैं आपके सामने अब डी ब्लॉक के ग्रुप लिख रहा हूं।
ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, और ये जो ग्रुप्स हैं बेटा ये डी ब्लॉक के। अब जरा देखिएगा डी ब्लॉक के जो ग्रुप्स हैं, अब जरा आप नोट करना बेटा आपने कि अगर आपके पास आखिर में D9, इसमें से एक एमसीक्यूज ही बनता है, 17 में से एक एमसीक्यूज यहां से आ जाएगा भाई। D9 जो है अगर आ रहा है तो 1B है, D10 आ रहा है सेकंड भी है, D1 आएगा तो थर्ड भी है, D2 आएगा तो फोर्थ भी है, D3 आएगा तो 5 भी है, D4 आएगा तो 6 भी है, D5 आएगा तो 7 भी है, D6 D7 D8 तो 8 भी। ये इसका कहीं कोई जिक्र बुक में नहीं है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप जब बुक डायरेक्ट रीड करते हैं तो काफी मुश्किल होती है, आप डिस्कस, अगर आप रीडिंग करें बहुत अच्छी बात है, आप रीडिंग करें, लेकिन आप साथ में शेयर भी करें, जो भी प्रॉब्लम हो साथ साथ पूछें ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपके पास डी का एक चार्ट आ गया कि इसके अंदर अब जो भी आखिर में जो बचेगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट इस तरह से मैनेज करेंगे। नंबर 1 पे हम आते हैं, एटॉमिक नंबर है 21। एटॉमिक नंबर क्या आ गया बेटा 21। अब 21 के माने ये हो गए, 21 के माने ये हो गए कि आपको कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही हमने ड्रॉ कर ली भाई। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ये तो आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बाकी सारी बातें वही, मैंने आपसे क्या कहा था कि जो लास्ट सब शेल होगा, जो लास्ट सब शेल होगा वो हो जाएगा ब्लॉक। तो यहाँ पर अब आपने यकीनन आप लोगों ने खुद समझ लिया होगा, आप लिख रहे होंगे ये आपके पास लास्ट सब शेल डी है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आ गया ब्लॉक, और ब्लॉक क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, ब्लॉक आ गया आपके पास डी। समझ में आई बात। अब इस पूरे इसके अंदर आप देखिएगा कि इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है वो हाईएस्ट जो कोफिशिएंट है, जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है वो हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या आ रहा है, इसमें हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या आ रहा है देखिएगा, यहां पर हाईएस्ट कोफिशिएंट जो है ये आ गया 4। ये हाईएस्ट कोफिशिएंट आ गया 4। जब हाईएस्ट कोफिशिएंट 4 आ गया तो इसके माने क्या होंगे बेटा, ये कोफिशिएंट कहीं पर भी आना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे बच्चे समझते हैं कि जो आखिरी वाले के साथ होगा वही, ऐसा नहीं है, हो सकता है लास्ट वाले के साथ हो, लेकिन ये जो कोफिशिएंट है, ये जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट जो है, ये कोफिशिएंट जो है वो कहीं भी आपके पास जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट जो है, ये आपके पास जो है ये कोफिशिएंट किसी भी के साथ भी होगा, आप इस कोफिशिएंट को जो है वो लिख लेंगे, किसी के साथ भी होगा, हाईएस्ट होना चाहिए, तो आप ये लिख सकते हैं कि वो उसका पीरियड हो जाएगा, वो उसका क्या हो जाएगा, वो उसका जो है पीरियड हो जाएगा, किसी के साथ भी वो उसका हो जाएगा पीरियड। ठीक है बेटा, वो उसका आ जाएगा पीरियड हो जाएगा। लिहाजा अब हम आते हैं, अब हम आते हैं कि जनाब इसके अंदर आप देखिएगा कि अब जनाब इसका जो है वो ग्रुप क्या होगा, तो पीरियड क्या आ जाएगा बेटा, पीरियड क्या आ गया इसका, क्योंकि हमने कहां पर इसको देखा है फोर्थ पर हाईएस्ट, तो फोर्थ पीरियड आ गया। अब हम बात करते हैं इसके ग्रुप की, अब हम बात करते हैं इसके ग्रुप की, ग्रुप क्या होगा इसका, तो ग्रुप के लिए इसके पास क्या आ रहा है भाई, इसके पास जो है वो आ रहा है यहाँ पर D1 जो है वो आ रहा है इसके लिए, D1 देखिए आ गया D1। तो D1 जरा सर्च करें, D1 कहां पर आ रहा है बेटा, थर्ड बी। लिहाजा इस एलिमेंट का जो ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड बी ग्रुप इसका हो जाएगा, इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, थर्ड बी इसका ग्रुप होगा। समझ में आई बात। सिर्फ डी ब्लॉक का जो चार्ट है वो अलग है, और इस चार्ट में से एक एमसीक्यूज भी पूछा जाता है, वो हम डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, आप देखें 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। अब जनाब 3d6 आ गया, लिहाजा 3d6 के बाद ये एंड कहां पर हो रहा है, ये एंड फिर हो रहा है डी पर। लिहाजा अब जो डी पर जब ये एंड होगा तो जो इसका ब्लॉक होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो ब्लॉक हो गया बेटा वो ब्लॉक हो जाएगा इसका डी, इसका ब्लॉक क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, सही है ना।
इसके बाद आप चेक करेंगे कि इसका ग्रुप क्या बनेगा। इसका ग्रुप क्या बनेगा तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ कि इसका जो ग्रुप बनेगा, इसका जो ग्रुप बनेगा वो ग्रुप क्या बनेगा, जो इसका हाईएस्ट कोफिशिएंट है, जो इसका हाईएस्ट कोफिशिएंट है वही उसका ग्रुप बनेगा। हाईएस्ट कोफिशिएंट फिर यहाँ पर आ रहा है और ये हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या आ गया इसका 4, तो ये इसका पीरियड क्या बन जाएगा बेटा 4 बन जाएगा। सही है। तो ब्लॉक इसका क्या बना, ब्लॉक क्या बना बेटा इसका, हाँ भाई ब्लॉक क्या बना, ब्लॉक जो है इसका वो हो जाएगा डी ब्लॉक। ठीक है बेटा। पीरियड क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ पीरियड, क्योंकि हाईएस्ट कोफिशिएंट का क्या है 4 है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद जनाब, इसके बाद अगर हम नोट करते हैं तो इसके बाद अब बचता है क्या हमारे पास, ग्रुप। तो ग्रुप के लिए आप देखिएगा इसके आखिर में क्या आ रहा है, ये आ रहा है जनाब, ये आ गया D6 आ गया। और D6 कहाँ मिल रहा है तुम्हें, D6 हो, D7 हो, D8 हो, ये क्या कहलाएगा, ये 8B जो है वो ग्रुप कहलाएगा। तो इसका ताल्लुक जो है वो 8B ग्रुप से है। ठीक है बेटा। इस तरीके से आप जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन को आप के जरिए आप बता सकते हैं कि जनाब उसका ताल्लुक किस पीरियड से है, किस ग्रुप से है और किस ब्लॉक से। इसके बाद हम आते हैं एक और, आप देख लें ये जनाब, ये है आ गया 1s2, 42 एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 एंड 4d4। ये हमारे पास जो है ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में पहले हम देखते हैं जनाब कि इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो आखिरी सब शेल आ रहा है, ये आखिरी सब शेल जो है ये आ गया डी, लिहाजा इसका जो ब्लॉक है वो तो डी हो गया। ठीक है बेटा। हाईएस्ट कोफिशिएंट अगर आप नोट करो, हाईएस्ट कोफिशिएंट कहां पर आ गया इसके भाई, हाईएस्ट कोफिशिएंट जो है वो क्या आ रहा है, ये देखिए 5 आ रहा है। तो हाईएस्ट कोफिशिएंट 5 के माने क्या है, इसका जो पीरियड होगा वो 5 हो जाएगा। तो ब्लॉक इसका क्या है बेटा, डी ब्लॉक है और पीरियड इसका क्या हो जाएगा 5। अब हम आते हैं कि जनाब इसकी जो है, इसका जो है वो ग्रुप क्या होगा। तो ग्रुप के लिए फिर हम नोट करेंगे ग्रुप जनाब क्या हो रहा है कि इसके पास आप देखें ये D4 आ गया। D4 कहाँ मिल रहा है बेटा, D4 अगर आप देखें तो D4 कहाँ मिल रहा है, D4 मिल रहा है 6B ग्रुप में। तो इसका जो ग्रुप आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 6B ग्रुप आएगा। इस तरीके से आप डी ब्लॉक के इस चार्ट को जो है वो ऑब्जर्व करके, और चार्ट को आपने याद करना है, इस चार्ट को आप याद करेंगे तो इस चार्ट को याद करने के बाद जो है वो आप एस, टी और डी तीनों ब्लॉक को जो है वो आसानी से आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, जो कंपलसरी क्वेश्चन पेपर में आएगा। अच्छा, अब इसमें याद रखिएगा कि एफ, मैंने कल भी कहा था, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका कोई ग्रुप नहीं होता, दैट्स वाई उनको हम किसी ग्रुप में मैनेज नहीं करते और वो क्वेश्चन भी नहीं आता। ये 7th पीरियड और 6th पीरियड है, 6th पीरियड के अंदर लेंथेनाइड्स आ जाते हैं, 7th पीरियड के अंदर एक्टिनाइड्स आ जाते हैं, लिहाजा बाकी जो है वो किसी पीरियड ग्रुप में नहीं आते। इस वजह से आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस नहीं करना, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है बेटा। लिहाजा अब हमारे पास क्या बचा, अब इसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि हमें इसमें से ये समझ में यकीनन आपके आ गया होगा कि आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ये जो चार्ट आपको बताया गया है इस चार्ट को आपने याद करना है ताकि आप यहाँ से ब्लॉक्स का अंदाजा लगा सकें कि डी ब्लॉक के कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं, उन ग्रुप्स का जो है आपको आइडिया हो सके। तो ये चार्ट के बगैर आप प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, बुक में ऐसा कोई चार्ट नहीं बना हुआ। एक क्वेश्चन लाजमी तौर पर, एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है बेटा किसमें से, आइडेंटिफिकेशन में से। इसके साथ इसी में से एक जो है वो पूछते हैं, एमसीक्यूज जो है वो नॉर्मली पूछते हैं। एमसीक्यूज एक पूछते हैं कि आपको बता दिया जाएगा
या फिफ्थ बी ग्रुप है या सिक्स बी ग्रुप है या सेवेंथ बी ग्रुप है, इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बताएं। ये एमसीक्यूज में भी आता है। और सम टाइम्स ऐसा होता है कि जो आइडेंटिफिकेशन का सवाल पूछा जाएगा ना बेटा, आइडेंटिफिकेशन का, इस सवाल के साथ एक पार्ट यानी 2 नंबर का आइडेंटिफिकेशन आ जाता है और 2 नंबर का जो है वो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। लिहाजा बहुत आसान सा है बेटा। देखिए इसमें इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि 4 नंबर का पार्ट है, उस 4 के अंदर भी 2 पार्ट्स आ गए। तो भाई अगर वो 4 में से 2 पार्ट्स बन रहे हैं तो एक्चुअली बेटा वो 2-2 नंबर के पार्ट्स होंगे और शॉर्ट हो जाएंगे तुम्हारे लिए। तो इसमें ऐसा भी होता है कि जो आइडेंटिफिकेशन का सवाल है, इस आइडेंटिफिकेशन में 2 नंबर का आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा और 2 नंबर की जो है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। क्या आपसे कहा जाए कि आप जो है वो ड्रॉ करें, लिखें आप, राइट वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5A एंड 5B ग्रुप। आपको 5A ग्रुप की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और 5B ग्रुप की आपको वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो आपको ये चार्ट याद होना चाहिए। अब इस चार्ट के जरिए आप कैसे बताएंगे वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपसे पूछा जाए तो अब इस चार्ट के जरिए कैसे बताएंगे, ये कुछ बातें जो हैं वो हम इसमें आपको बता रहे हैं। ये कुछ चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। कुछ बातें यहाँ पर मैं आपको, इसको हम पढ़ते हैं, जरा देखिएगा जरा कि ये देखिए अब मैं इसमें कुछ चीजें आपको वैसे बता रहा हूँ। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें क्या होगा, आखिरी बात अगर मैं आपको बताऊं वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में, देखिएगा कि ये ऊपर आपके पास आ गया वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट की आपके पास ये आ गई, NS2 NS2 N-1 D1 और यहां से NS2 N-1 D10, ये आपके पास आ गई वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है ये आपके पास आ गई। अब मैं आपको यहां से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। जैसे फर्ज कर लें आपसे कहा जाता है कि आप ड्रॉ करें, आप ड्रॉ करें, यहां पर आप ड्रॉ करें, आप ड्रॉ करें 5A और 5B की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। ये एमसीक्यूज में भी आता है और ये आइडेंटिफिकेशन के साथ सवाल भी आता है। अच्छा अब आपको 5A के माने क्या है, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस से आपसे कहा था कि 5A कब होगा, अगर P1 है तो थर्ड ए, अगर P2 है तो क्या आ जाएगा फोर्थ ए, अगर P3 है तो क्या आ जाएगा 5A। ए ग्रुप की 5A की क्या होती है बेटा, NS2 होती है और क्या हो जाती है NS2 NP1 से शुरू होगी और कहां पे जाएगी NS2 और NP6 पर कंप्लीट होती है। ये डी ब्लॉक पी ब्लॉक की जो है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना 5A। P1 है तो क्या होगा थर्ड ए, P2 है तो क्या होगा, P2 है तो क्या होगा फोर्थ ए, P3 है तो क्या आ जाएगा 5A। तो 5A की जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, 5A की जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी NS2 और NP3। ठीक है, P1 तो थर्ड ए, P2 तो फोर्थ ए और P3 तो क्या हो जाएगा, वो P3 है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। इस तरीके से अगर आपको, अब जरा देखना बेटा, अब जरा इसको समझिएगा, अब तुम्हें बताना है, अब तुम्हें बताना है किसकी 5B। तो 5B जरा नोट करना, 5B, 5B के माने क्या है, यहां से आप देखेंगे ये 5B ये आ गया, 5B के माने D क्या हो जाएगा 3, D क्या हो जाएगा 3। अब हमारे पास NS2 N-1 D1 से कहां तक जा रहा है NS2 N-1 D10, लिहाजा हमें क्या चाहिए D3 चाहिए। तो अब आप 5B की क्या लिखेंगे NS2 और क्या आ जाएगा N-1 और D3, ये 5B की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आ गई।
सही है बेटा, ये आ गई 5b की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। सही है। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप ऐसा करें कि 7th बी की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताएं, ये एमसीक्यूज में भी आता है बेटा। 7th बी की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो 7th बी के माने क्या होंगे, डी की पावर क्या हो जाएगी 5, लिहाजा अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे NS2 n-1 और d की पावर क्या आ जाएगी 5, तो ये d की पावर आ गई 5। ये वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन किसकी आ गई, 7th बी की आ गई। तुम्हें ये कहा जाता है कि भाई आप ऐसा करें कि आप वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। किसकी आप लिख लें, आप 1b की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो 1b की जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, 1b की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी बेटा, 1b कहां पर एंड हो रहा है, D9 पर। तो आपने क्या करना है, आप लिखेंगे NS2, इसके बाद क्या आ जाएगा n-1 और D9 आ जाएगा। सही है। आपको सेकंड, ये सारे मैंने ऑलमोस्ट करा दिया आपको, आपको सेकंड भी लिखना है। तो सेकंड बी की कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी बेटा, ये बन जाएगी NS2 n-1 और ये कहां पर एंड हो रहा है सेकंड बी, D10 पर। तो यहां पे आप लिख लेंगे D10 आ जाएगा। इस तरह इनके साथ जो आइडेंटिफिकेशंस हैं, इनके साथ एक क्वेश्चन बनता है कि वो क्वेश्चन क्या है, कि वो आपको बताना है कि वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, और इसी में से एमसीक्यूज आता है। आपसे कहा जाता है आप थर्ड बी और थर्ड ए, आपको ये कहा जाता है कि आप जनाब थर्ड ए की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखें भाई, थर्ड ए की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखें और साथ में थर्ड बी की भी लिखें। तो थर्ड ए के माने क्या है, थर्ड ए के माने क्या है कि पी क्या हो जाएगा 1, लिहाजा थर्ड ए क्या बन जाएगा बेटा, थर्ड ए क्या बन जाएगा, थर्ड ए जो है ये बन जाएगा NS2 और NP1। फोर्थ ए में क्या हो जाएगा NS2 NP2, 5A क्या हो जाएगा NS2 NP3। ठीक है ना। इसके अलावा इस तरीके से आप जो है फोर्थ ए क्या हो जाएगा NS2 NP2, 5A क्या हो जाएगा NS2 NP3, 6 क्या हो जाएगा NS2 NP4, 7 क्या हो जाएगा NS2 NP5 और 8 क्या हो जाएगा NS2 NP6 हो जाएगा। अब आपको लिखना है थर्ड बी। अब थर्ड बी की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी बेटा, थर्ड बी की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, थर्ड बी की जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, थर्ड बी के माने क्या है D1, तो आप क्या लिखेंगे NS2, इसके बाद n-1 और D1। ये थर्ड बी की कॉन्फ़िगरेशन आ गई। यहाँ n जो है वो पीरियड है। अब एक बात मैं यहाँ पर ऐड कर दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज जरा देख लीजिएगा कि अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं क्या ऐसा करो भाई, क्या आप फोर्थ पीरियड और फोर्थ बी ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन बताओ। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, फोर्थ पीरियड 4B ग्रुप, फोर्थ पीरियड 4B ग्रुप। लिहाजा पहले आप 4B ग्रुप बना लें बेटा, 4B ग्रुप आप पहले बना लें। 4B ग्रुप क्या हो जाएगा, 4B के माने क्या है D2 है, तो आप क्या लिखेंगे NS2 n-1 और D2 लिखेंगे, ये लिखेंगे आप। लेकिन इसके साथ तुम्हें क्या गिवन है, फोर्थ पीरियड। अब जब फोर्थ पीरियड आएगा 4B में, तो यहां पे क्या लिखेंगे, अब n की जगह आ जाएगा 4S2 और ये क्या आ जाएगा 4-1 D2, तो क्या आ जाएगा 4S2 और 3D2। ये एग्जैक्ट आपके पास आ गई अगर पीरियड पता हो जब। अगर पीरियड नहीं पता तो n की शक्ल में लिखोगे, और अगर पीरियड भी दे दिया जाए, अगर पीरियड भी दे दिया जाए तो आप फिर उसको पुट कर दीजिएगा, तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी।
इस तरह ये हमारा आइडेंटिफिकेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये एक क्वेश्चन सेक्शन बी में से एक पार्ट आप कर सकते हैं और एक एमसीक्यूज कर सकते हैं। क्लास के बाद 5 ईयर निकाल के जो 3 सवालात मैंने कहे वो लाजमी देखो। इस तरह ऑर्गेनिक में भी आपको बताएंगे हम। तो एक सवाल ये आइडेंटिफिकेशन समटाइम्स मिलकर आता है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन के साथ, जो मैंने आपको मेंशन कर दी। तो एक एमसीक्यूज हो गया और एक ऐसा सवाल हमने पढ़ लिया जो 100% आएगा। इस तरह मेंडलीव का भी ऑलमोस्ट हर साल आता है। तो अब मेंडलीव का हो गया आइडेंटिफिकेशन, 2 पार्ट तो ये हो गया आपके सीधे सीधे। एक आप वहां से कर लेंगे चैप्टर 5 से, एक रीजन कर लेंगे, 4 पार्ट हो गए, 5 करने। तो थोड़ा सा आप तरीके से काम करेंगे तो आपके मार्क्स बहुत सारे आ सकते हैं। आज की क्लास हम यहाँ तक बेटा वाइंड अप करते हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला कल आपका टेस्ट होगा और टेस्ट के पेपर्स आप सबमिट कराएंगे सेंटर में। बाकी बातें इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम। ओके, दैट्स ऑल टुडे। और इसके बाद जो क्लास आपकी होगी वो क्लास आपकी होगी अब सैटरडे को, जिसमें हम चैप्टर 1 इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, दैट्स ऑल टुडे।